स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यूनिट 4 हमारा आज का टॉपिक है टॉर्सन। तो मैंने यहाँ पे सब टॉपिक्स लिख दिए हैं, जैसे कि अपना जो टॉर्सन क्या होता है उसकी डेफिनेशन, और टॉर्सन शियर स्ट्रेस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अपना सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट के लिए जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा, और अपना लास्ट में एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो हमने बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा है बेसिकली। तो ये जो अपना टॉर्सन टॉपिक है, मतलब काफ़ी हद तक उस बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस जैसा ही है, मतलब काफ़ी फॉर्मूलेस हैं जो सिमिलर हैं, मतलब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने अगर बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस क्लियर है तो ये मतलब बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा टॉर्सन क्या होता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉर्सन की। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, एक बार इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मतलब आगे देखते हैं। तो टॉर्सन की डेफिनेशन कहती है कि टाइप ऑफ मैकेनिकल डिफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन अ शाफ्ट और एनी स्ट्रक्चरल मेंबर इज ट्विस्टेड बाय अप्लाइंग अ टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट एट वन और बोथ एंड्स। तो देखो, पहली बात तो समझ में आई कि टॉर्सन एक मैकेनिकल डिफॉर्मेशन है। वैसे तो मतलब ये डेफिनेशन काफ़ी एकदम टू द पॉइंट, मतलब काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। तो चलो एक देखो, मतलब कहीं कहीं बताया जाता है कि अपने को ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्सन मतलब सेम चीज़ है, लेकिन दोनों में मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली ना अपने टॉर्सन जो होती है वो एक बेसिकली एक फिनोमिना है जो कि ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण होता है। अब मतलब ट्विस्टिंग क्या होती है, जैसे कि ट्विस्टिंग मूवमेंट मतलब कि जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये बॉटल हो गया, इसको हम खोलेंगे तो अपना एक ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाएंगे, मतलब कि इसको जो जैसे कि ये इसकी बॉटल की जो टॉप सरफेस है तो ये प्लेन मान सकते हैं, और इसके मतलब सेंटर से अगर एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पास कर रहा है तो उसके अराउंड हम इसको टर्न करेंगे बॉटल खोलने के लिए, ठीक है। तो उसी उसी को बोलते हैं मतलब ट्विस्टिंग कह सकते हैं, मतलब उसी को ट्विस्टिंग बोलते हैं। और तो इस ट्विस्टिंग के कारण अपना मतलब बॉटल का तो केस अलग था, और जैसे कोई और स्ट्रक्चर मेंबर हो गया, एग्जाम्पल के लिए इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक सिलेंड्रिकल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एक बीम कंसिडर कर सकते हैं। तो अब इसको मैं ट्विस्ट करता हूँ उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कह रहा हूँ, तो उसमें कुछ इस तरह से डिफॉर्मेशन अगर दिख रहा हो तो एक तो मतलब बेंडिंग मोमेंट हमने पढ़ी। बेंडिंग मोमेंट तो हम लेटरल एक्सिस के अराउंड बेंड करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट आता है। और अगर हम इसको इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसके अराउंड ट्विस्ट करेंगे तो होता है हमारा टॉर्सन, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं व्हेन वी ट्विस्ट अ रॉड, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने एक रॉड को ट्विस्ट किया, इट डेवलप्स इंटरनली, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब कह सकते हैं उसको एक मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखी है कि एग्जैक्टली वो टॉर्सन होता क्या है। व्हेन वी ट्विस्ट अ रॉड इट डेवलप्स इंटरनली शियर स्ट्रेस एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन, और इसी फिनोमिना को हम टॉर्सन कहते हैं। तो देखो, हमारी एक मतलब कि एक हमारे पास ये एक बीम या इसको कुछ एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की एक बीम है, ठीक है। तो अब इस पर हम चाहे तो एक एंड पे लगा सकते हैं अपना ट्विस्टिंग मूवमेंट, या दोनों एंड पे ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा सकते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे जो भी एक डिफॉर्मेशन होगा, और वो कौन सा डिफॉर्मेशन होता है, वो होता है अपना एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसके बारे में हम इसके बाद में मतलब डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कौन सा मतलब बेसिकली डिफॉर्मेशन होता है। तो मुझे लगता है अब हमारा क्लियर हो गया है कि टॉर्सन एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए हम मतलब सपोज करते हैं हमारे पास एक सर्कुलर शाफ्ट है। बेसिकली सर्कुलर शाफ्ट क्या होता है, मैं मतलब ट्राई करूंगा कि लास्ट में क्लिप लगा दूं। तो इस पर अगर हमारा एक टॉर्सन लग रहा है, ठीक है, तो टॉर्सन के कारण बेसिकली दो चीज़ें जनरेट होती हैं। एक होता है हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस उसको भी अपना टाउ से लिखते हैं, और एक होता है अपना एंगल ऑफ ट्विस्ट जनरेट होता है। तो हमको दोनों ये अब यही चीज़ें पढ़नी है। अब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होता क्या है, तो पहले हम सपोज करते हैं एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये तो बीच में इसका सेंटर हो जाएगा। अब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस बेसिकली एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं, मतलब सेंटर के से डिस्टेंस लेके किसी भी मतलब क्रॉस सेक्शन में किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर मतलब उसकी टर्म्स एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम्पल के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि सेंटर से एक डिस्टेंस ए पर हम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो सेंटर और इसका डिस्टेंस को कह देते हैं अब हम आर कह देते हैं यहाँ पे। तो अपना टॉर्सनल शियर स्ट्रेस एट ए हो जाएगा ई आर अपॉन जे। तो अब यहाँ पे
टी क्या होता है, टी होता है अपना ट्विस्टिंग मोमेंट, और आर होता है अपना रेडियल डिस्टेंस, और जे क्या होता है यहाँ पे, जे होता है अपना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बाद में जब मैं इसको अपनी बेंडिंग इक्वेशन है उससे कंपेयर करके बताऊंगा तो मतलब ये बहुत मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे है यहाँ पे। अभी के लिए मतलब फॉर्मूला बस देख लेते हैं कि ये अपना फॉर्मूला, और फिर ठीक है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है यहाँ पे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने पढ़ा है सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपना रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोमेंट, वैसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब स्पेसिफाई करके बोलेंगे तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग मोमेंट, और उसी तरह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अपना रेजिस्टेंस, इसको कह सकते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट, जैसे मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेंडिंग मोमेंट के लिए रेजिस्टेंस होता है उसी तरह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्सनल मोमेंट, या टॉर्सन मतलब सिंपल टॉर्सन लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्सन, या टॉर्सन या ट्विस्टिंग मोमेंट उसको कह सकते हैं ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं, और ट्विस्टिंग मोमेंट। अब मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बेसिकली जब टॉर्सन पढ़ते हैं तो बेसिकली दो टाइप्स के सेक्शंस के लिए पढ़ते हैं, एक अपना सर्कुलर सेक्शन और एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब रेक्टेंगुलर के लिए भी काफ़ी मतलब ज़्यादा उतना नहीं पड़ता, मतलब मेन है हमारा सर्कुलर सेक्शन, तो उसके लिए देखते हैं कैसे आता है अपना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये अपनी होगी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सिंपल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, वो होता है अपना हमने पढ़ा है कि आई चाहे तो एक्स के अराउंड निकाल रहे हो या वाई के अराउंड निकाल रहे हो, वो सेम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हो जाएगा अपना π/64 और डायमीटर टू पावर 4। और अब हमको अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो जिसको लिखते हैं हम कैपिटल जैसे, वो हो जाएगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड वाई को का एडिशन। तो बस इसका मतलब एडिशन कर देंगे तो इसको मतलब 2 से इंटू कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना 3 2d⁴। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर अ सर्कुलर मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/32 d⁴। यहाँ पे जितने भी अपनी जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स हैं मतलब बेसिकली उसको बेंडिंग मोमेंट और शियर बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेट करके देख सकते हैं। तो अब हाँ है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने पढ़ा है बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे टॉर्सन के केस में शियर स्ट्रेस क्या होता है, उसको बोलते हैं हम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो जैसे कि हमारा हमने जब बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा था तो बेंडिंग स्ट्रेस स्पेशली मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होता है हमारा मोमेंट अपॉन सक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो उसी तरह उसी तरह यहाँ पे अगर हमको टॉर्सन के केस में लिखना है अपना मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेस तो वो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट की जगह यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट आ जाएगा, और अपना जैसे कि वहाँ पे वाई आता था देखो बेसिकली तो हम लिखते थे अपना मोमेंट वाई मैक्स अपॉन आई, तो यहाँ पे मोमेंट की जगह अपना ट्विस्टिंग मोमेंट आ जाएगा मतलब टी लिखते हैं, और वाई मैक्स की जगह क्या होगा हमने यहाँ पे पढ़ा जैसे वाई मैक्स होता था वहाँ से डिस्टेंस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पे हो जाएगा अपना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर जहाँ पे हम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा आर, और आर को हम कहते हैं रेडियल डिस्टेंस। तो इसकी जगह यहाँ पे आर आ जाएगा और आर मैक्स। अब अपना आई की जगह क्या आएगा, आई बेंडिंग स्ट्रेस के केस में होता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अपना इस केस में हो जाएगा अपना टॉर्सन के केस में हो गया, हाँ कैपिटल जे, सॉरी कैपिटल जे, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने अभी अब मतलब जस्ट पढ़ा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आगे जाके आर मैक्स अपॉन जे के लिए एक टर्म बन जाएगी अपनी, उसको लेते हैं हम जेड पी। अब जेड पी क्या होता है, जैसे कि इस केस में हम वाई मैक्स अपॉन आई के लिए एक टर्म लिख देते हैं जेड, जिसकी वैल्यू हो जाती है आई अपॉन वाई मैक्स की इक्वल, और उसी तरह यहाँ पे जे अपॉन आर मैक्स हो जाएगा इक्वल, इसको बोलते हैं हम सक्शन मॉडुलस इन द केस ऑफ टॉर्सन, मतलब बेसिकली इसको कहते हैं अब हम पोलर सक्शन मॉडुलस। जेड पी मतलब पोलर सक्शन मॉडुलस। और इसकी वैल्यू होती है अपनी जेड पी इज इक्वल टू जे, मतलब कि अपना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियल डिस्टेंस, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस। ने अभी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम या टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस की, जो हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेस बात कर रहे हैं मतलब टॉर्सन के केस में ये सभी, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का एक जनरल फार्मूला निकाला जो कि आया अपना टॉर्सन इंटू आर मैक्सिमम अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हो जाता है टॉर्सन अपॉन पोलर सक्शन मॉडुलस। और यहाँ पे आर मैक्सिमम होगा सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस हो जाएगी आर मैक्सिमम। अभी काम करते हैं, मैंने यहाँ पे और हमने जे क्या होता है, जे अपना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अभी हमने डिराइव किया है पाई अपॉन 32 इंटू डी टू पावर 4। तो जस्ट इन सब कुछ फार्मूले हम पुट करते हैं और अपना जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला निकालते हैं। हाँ, और अपना एक बात बता देता हूँ कि अपना सॉलिड साफ्ट और हॉलो साफ्ट का जो भी फार्मूला आएगा शियर स्ट्रेस का, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं मतलब पूरा डिराइव करके बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखो टी अपॉन पोलर सक्शन मॉडुलस, तो पोलर सक्शन मॉडुलस हो जाएगा अपना जेड पी इज इक्वल टू जे अपॉन आर मैक्स, जे अपॉन आर मैक्सिमम। अब जे होता है अपना पाई अपॉन 32 इंटू डी टू पावर 4, आर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर इसका डायमीटर हम डी कंसिडर करते हैं तो रेडियस हो जाएगा डी अपॉन 2, तो डी अपॉन 2, तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब डी से डी कट गया, 8 तो 3 आ जाएगा अपना पाई अपॉन 16 इंटू डी टू पावर 3। बस इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ जेड पी में, तो आ जाएगा अपना टी अपॉन पाई अपॉन 16 इंटू डी क्यूब। अब 16 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा टी 16 इंटू टी अपॉन पाई इंटू डी क्यूब। तो बस इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इन द केस ऑफ सॉलिड साफ्ट के केस में अपना जो मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला बनता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी तरह से हम हॉलो साफ्ट के लिए निकाल लेते हैं। अब तो हॉलो साफ्ट में होता है अपना एक आउटर डायमीटर होगा हॉलो साफ्ट में, और एक इनर डायमीटर होगा। आउटर डायमीटर को हम डी ओ से लिख देते हैं और इनर डायमीटर को डी आई से लिख देते हैं यहाँ पे। तो बस सेम प्रोसेस है, इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है इसके लिए और फाइंड करना है। तो टी अपॉन जेड पी होता है अपना जे अपॉन आर मैक्स, तो आर मैक्स तो डी अपॉन 2 ही होगा। और यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अपना पाई अपॉन 32। बस जैसे कि यहाँ पे डी टू पावर 4 होता है तो उसकी जगह यहाँ पे हो जाता है अपना डी आउटर डायमीटर टू पावर 4 माइनस इनर डायमीटर टू पावर 4। तो पाई अपॉन 16 इंटू डी को मैं साइड कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक काम करता हूँ कि डी आउटर टू पावर 4, यहाँ पे जो डी है ना ये आउटर डायमीटर ही है अपॉन में, क्योंकि इसमें आउटर डायमीटर का हाफ करेंगे तो मैक्सिमम रेडियस आएगी, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात हुई। माइनस अभी काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आउटर डायमीटर है तो इसमें आउटर डायमीटर को हम कॉमन निकालते हैं दोनों से, क्योंकि बाहर है ताकि कैंसिल हो जाए। तो 5.16 इंटू यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये 1 बचेगा, डी आई अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आउटर डायमीटर की टर्म नहीं थी और
ओवरऑल पावर अपनी 4, ये 3 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, डी इनर डायमीटर अपॉन आउटर डायमीटर को एक रेशियो कंसिडर कर लेते हैं, जिसको कुछ भी बोल सकते हैं हम, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब एक जनरली के कंसिडर किया जाता है, के लिखते हैं या बीटा लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे बीटा लिख देता हूँ, और के भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना पाई अपॉन 16 इंटू डी आउटर डायमीटर क्यूब इंटू 1 माइनस बीटा टू पावर 4, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम शेयर आ जाएगा अपना, देखो ये वैल्यू जो आई अपनी अपना जेड पी में पुट करेंगे नीचे, तो ऊपर जो टी रहेगा ना, तो टी इंटू 16 ऊपर चला जाएगा, तो इस पूरी टर्म को मैंने टी से मतलब डिवाइड करेंगे, तो नीचे बचेगा अपना पाई इंटू डी आउटर क्यूब इंटू 1 माइनस बीटा टू पावर 4। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहाँ पे जो बीटा है इसकी वैल्यू है इनर डायमीटर अपॉन आउटर डायमीटर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमने ये जो दोनों फार्मूले आए हैं, तो अपना जो ये सेकंड वाला फार्मूला है ना, ये फर्स्ट के लिए भी अप्लाई हो सकता है, सॉलिड शाफ्ट के लिए। बस यहाँ पे क्या करना है कि इनर डायमीटर की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये पूरी बीटा वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो टी इंटू 16 पाई इंटू डी आउटर डायमीटर, यहाँ पे भी आउटर डायमीटर, ये मतलब सेम, तो ये अपना सेम फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे इनर डायमीटर की जगह 0 पुट करेंगे, तो बस अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है एक बार देखता हूँ। टॉर्सन शियर स्ट्रेस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट हो गया। हाँ, इसका मुझे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखना है, तो वो देख लेते हैं। तो पहले अपना जो सॉलिड शाफ्ट के लिए शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है, तो मैंने यहाँ पे एक सॉलिड शाफ्ट बना दिया है। ये होगा अपना सेंटर, तो पहली लाइन तो अपने सेंटर से पास करेगी न्यूट्रल एक्सिस। इस केस में भी जैसा अभी तक हम बेंडिंग स्ट्रेस के केस में बनाते आए हैं, बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट के केस में, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस के केस में तो ये तो अपना यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा आर मैक्स, और नीचे वाला भी डिस्टेंस आर मैक्स। तो अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, देखो अपना ये शियर स्ट्रेस का जो जनरल फार्मूला है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मतलब शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है। तो हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने रेडियस से, है ना। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए हमको रेडियस पे मैक्सिमम चाहिए होता है। तो एक पॉइंट हमको क्लियर हो गया कि फर्स्ट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे r की पावर 1 बेसिकली तो लीनियरली डिपेंडेंट है r पे। तो हमें पता चल गया कि अपना ग्राफ बनेगा वो r मैक्स पे मैक्सिमम बनेगा और लीनियर बनेगा। तो सिंपल उसी तरह से तो बस भाई जैसा हमेशा करते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, r मैक्स पे हमारा जो शियर स्ट्रेस आएगा मैक्सिमम, और नीचे भी उसी तरह से इस पॉइंट पे भी रेडियस मैक्सिमम है तो मैक्सिमम यहाँ पे आएगा। और सेंटर पे क्या होगा, अगर r की जगह यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, सेंटर पे तो रेडियस 0 है ना, तो 0 पुट करेंगे तो पूरा शियर स्ट्रेस यहाँ पे 0 हो जाएगा। बस अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा हमारा। यहाँ पे ऊपर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और यहाँ पे शियर स्ट्रेस हो जाएगा 0। अब इसी तरह से हम हॉलो के लिए बनाते हैं। बस हॉलो में भी पूरा सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, बस बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा पूरा सेम बनाना है हॉलो में, लेकिन बस इतना ट्विस्ट है कि बीच में पार्ट में कोई भी यहाँ पे मतलब मटेरियल नहीं है, तो बीच का मतलब हम ग्राफ नहीं बन पाएगा बीच में, तो उतना पार्ट यहाँ पे नहीं बनाना है ग्राफ में भी। तो अब यहाँ पे जो आउटर ये हो जाएगा अपना शियर स्ट्रेस मैक्सिमम, शियर मैक्स फॉर द आउटर सरफेस, और ये हो जाएगा अपना
जो इनर सरफेस है, मतलब इनर सर्कमफेरेंस के लिए शियर स्ट्रेस। तो अपना ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, अपना एंगल ऑफ ट्विस्ट देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर शाफ्ट लिया है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपना जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है फिक्स है यहाँ पे, तो फिक्स। अब यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना देता हूँ इसके लिए। ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या इसको एक्सियल डायरेक्शन भी कह सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अब एक यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्सन, कुछ भी कह सकते हैं इसे। अब इसके कारण क्या होगा यहाँ पे कि ये बेंड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ बेंड हो जाएगा। तो अगर मतलब डायग्राम समझ में आ रहा है, तो ये इस स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन और जो इसकी इनिशियल पोजीशन है ब्लू लाइन से और ऑरेंज लाइन से मैंने ट्विस्ट होने के बाद ये जो अपना क्रॉस सेक्शन बना है ये वाला, तो इस पे के बीच में एक थीटा एंगल मिल रहा है। तो यही होता है अपना एंगल ऑफ ट्विस्ट, कहते हैं इसको एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसको थीटा से लिखते हैं, या इसको टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट भी कह सकते हैं, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला होता है अपना, पहले इसका मतलब फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मतलब बताऊंगा कि आया कैसे। T इंटू एल अपॉन जी इंटू जे, और यहाँ पे L है अपनी टोटल लेंथ। देखो ये फॉर्मूला अभी मैं मतलब बताऊंगा कि आया कैसे है। तो एक हमारे एक ही क्वेश्चन से सारे फॉर्मूले जितने अभी तक पढ़े हैं, अपना साफ्ट वाले मतलब सॉलिड साफ्ट और हॉलो साफ्ट के अलावा जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, तो वो आ जाएंगे अभी। तो अब बस अभी तो हमें सिर्फ टर्म्स क्या है ये समझनी है अभी। तो टर्म्स देख लेते हैं। हमने टी तो टॉर्सन पढ़ चुके हैं, एल है अपनी लेंथ, जी है अपना शियर मॉडुलस, और जे तो पढ़ लिया है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जे। अब देखते हैं कि ये आया कैसे है अपना फॉर्मूला। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने मतलब एक चीज़ तो हमें अच्छे से पता है कि बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन पता है, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन पता है, जिसको हम बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं या फ्लेक्सुरल फार्मूला भी बोल देते हैं उसे। तो ये तो मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि ये मतलब नहीं पता, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये याद ही होनी चाहिए, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो बस इसी को से कंपेयर करके हम टॉर्सन के केस में एक इक्वेशन बनाएंगे। सॉरी यहाँ पे अपना सिग्मा से लिखते हैं। अपना सिग्मा मतलब होता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह आ जाएगा अपना, ये है बेंडिंग इक्वेशन। तो अब यहाँ पे टॉर्सन की इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी जगह पे जैसे कि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस है ना, तो यहाँ पे उसकी जगह आ जाएगा शियर स्ट्रेस। और जैसे वहाँ पे वाई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेंडिंग इक्वेशन केस में वाई होता है डिस्टेंस ऑफ दी, जहाँ क्रॉस सेक्शन जहाँ पे निकाल रहे हैं हम बेंडिंग स्ट्रेस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे हो जाएगा उसकी जगह अपना रेडियल डिस्टेंस सेंटर से, जहाँ पे हम शियर स्ट्रेस टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो आर, और अपना एम होता है उस एम यहाँ पे होता है बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्विस्टिंग मोमेंट। और आई की जगह आ जाएगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे हो जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जे। अब ई होता है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा शियर मॉडुलस, जी आ जाएगा। और आर क्या होता है यहाँ पे देखो, ये थीटा है, तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर, तो थीटा होता है हमारा लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। तो आर हो जाएगा अपना लेंथ अपॉन थीटा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा लेंथ अपॉन थीटा, और थीटा को ऊपर भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो वो मतलब एक ही चीज़ है। तो ये अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन अभी तक की, और ये याद करने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ बेंडिंग इक्वेशन याद करनी है, और बाकी ये सब हम मतलब लिख सकते हैं, और वैसे भी क्वेश्चन करते करते हो जाएगी। और अब एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ अब देखते हैं थीटा कैसे आया है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। देखो थीटा
थीटा मतलब दो तरह के इन दोनों मतलब फ्रैक्शन से इक्वेट करके दो फॉर्मूलेस ला सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे लाता हूँ मैं, जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू, पहले इसको टी, ये वाला फॉर्मूले के लिए टी अपॉन जे से इक्वेट करेंगे, टी अपॉन जे, तो अपना थीटा हो जाएगा टी इंटू एल जी इंटू जे, तो टी इंटू एल जी इंटू जे, बस यही वाला फॉर्मूला इस तरह से आया है ये वाला। ये तो अपना फर्स्ट ये अपना हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला। और जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ये अपना शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये कैसे आया है, ये भी इसी इक्वेशन से ला सकते हैं। अपना आर को ट्रांसपोज कर देंगे टी इंटू आर अपॉन जे, तो जो हमने फर्स्ट मतलब सबसे पहले पढ़ा था शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। ये अपना लास्ट में इंपॉर्टेंट सबसे एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, जिसको मैंने पहले नहीं लिखा था, इंडेक्स में नहीं लिखा, तो जिसको भी कवर कर लेते हैं। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, तो हमारे पास एक कोई भी शाफ्ट है, हॉलो या सर्कल, चलो ऐसे बना दिया, तो अगर ये रोटेट हो रही है, इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने के कारण इस पर रोटेशन आएगा, है ना, तो रोटेट होगी। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टर्म्स का मतलब लिखता हूँ यहाँ पे, मतलब पहले तो सिंबल देख लेते हैं। रोटेशन, एक तो टर्म आती है रोटेशन पर मिनट, ठीक है, इसको हम कहते हैं आरपीएम, शॉर्ट में आरपीएम बोल देते हैं, आरपीएम। अब इसका सिंबल होता है कैपिटल एन से लिखने से, ठीक है। अब ये तो एक जो चीज़ हो गई। अब सेकंड चीज़ है अपना रोटेशन पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड। देखो अब रोटेशन पर सेकंड क्या होगी, अगर एक मिनट में अगर एन रोटेशन हो रही है तो एक सेकंड में कितनी रोटेशन होगी, मतलब कॉमन सी बात है कि एन अपॉन 60, और रोटेशन पर सेकंड को स्मॉल एफ से लिखते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इतना हो गया। अब लिखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है अपना टॉर्सन इंटू एंगल रोटेटेड इन 1 सेकेंड। तो ये अपना मेन फॉर्मूला आ गया, टॉर्सन टू एंगल रोटेटेड इन 1 सेकंड। तो बस इतना बस हमें याद हो, तो इससे हम कोई मतलब फॉर्म, बाकी अलग अलग केसेस में फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वैसे केस तो एक ही बनता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उस पर। तो टॉर्सन को हम कैपिटल टी से लिख देते हैं। अब एंगल रोटेटेड इन 1 सेकंड क्या होगा, देखो एंगल रोटेटेड इन 1 सेकंड, देखो रोटेशन एक सेकंड में कितनी रोटेशन हो रही है, वो होगी एफ रोटेशन या एन अपॉन 60 रोटेशन होगी। अब एक रोटेशन में कितना एंगल होता है टोटल, हमें पता है कि एक सर्कल का जो टोटल पूरा एंगल होता है वो होता है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। यहाँ पे जितने भी मतलब एंगल लिखेंगे ना, सब मैं क्योंकि सब एसआई यूनिट में लिख रहा हूँ, तो अपना एंगल भी आएगा एसआई यूनिट। एंगल की एसआई यूनिट अपनी रेडियन होती है, तो मैंने शायद पहले नहीं बताया होगा, तो सब कुछ यहाँ पे रेडियन में लिख रहे हैं। तो 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई एक रोटेशन में। और एंगल रोटेटेड इन 1 सेकंड, तो एक रोटेशन में अगर इतना एंगल हो रहा है, तो एंगल रोटेटेड इन 1 सेकंड मतलब एक सेकंड में कितनी रोटेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। अब रोटेशन हो रही है एफ, तो एफ से इंटू करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा अपना टी इंटू 2 पाई एफ, बस वही चीज़ बस लिख दी। तो इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई एफ। अब एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने सब कुछ एसआई यूनिट में लिया है, तो अपना जो टॉर्सन होगा, टॉर्सन क्या होता है, टॉर्सन मतलब होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट, बेसिकली मूवमेंट ही एक तरह का। तो मूवमेंट का फॉर्मूला जो होता है मतलब एसआई यूनिट होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब न्यूटन मीटर, तो इसकी भी एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर, ठीक है। अब पावर क्या होता है, पावर की भी एसआई यूनिट होती है ना, तो पावर की एसआई ये भी मतलब एसआई यूनिट में आएगा, तो ये हो जाएगी वॉट में आएगा यहाँ पे। और हाँ, फ्रीक्वेंसी की भी एसआई यूनिट होती है, इसके हर्ट्स बोलते हैं, HERTZ। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम अपने को ना पावर दी होती है किलो वॉट्स में दी होती है, तो हमको उसको वॉट्स में कन्वर्ट करना है। अब किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, है ना, तो 1000 यहाँ से इंटू करना पड़ता है बार बार क्वेश्चन में। तो 1000 अगर ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ से जाके। तो इसको मैं 2 फॉर्म लिख देता हूँ। पहले तो देखो, एक तो हो गया पावर इंटू, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले तो एफ, अगर सेकंड में रोटेशन पर सेकंड ना दिया हो क्वेश्चन में, अगर रोटेशन पर मिनट दिया रहता है जनरली, तो उसको डायरेक्ट एफ की जगह मैं एन लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 2 पाई, एफ की जगह मैं लिख देता हूँ एन,
अपॉन 60 और लास्ट में टी। तो ये तो एक फॉर्म बन गया जहाँ पे एन दिया, एन होगा अपना आरपीएम में। अब देखो अब एक सेकंड फॉर्म है इसका पी। अब अगर यहाँ पे अपना जो पावर है वो वॉट में है, अगर इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर, अगर किलो वॉट में दिया हो तो एक काम करते हैं इसको 2 पाई एन टी अपॉन 60। अब हमें पता है अगर क्वेश्चन में हमें किलो वॉट में पुट दिया हो, हमने किलो वॉट में यहाँ पे पुट की, तो इसको वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इंटू करेंगे और 1000 ट्रांसपोज करके यहाँ पे जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा इंटू 1000 मतलब 60,000। तो ये तो सेकंड इक्वेशन बन गई। तो बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पावर है अपनी वॉट में, यहाँ पे अगर किलो वॉट में यहाँ पे पुट किए। मैंने ये सबसे पहले ये बता दिया, मतलब तो हम कभी भी अगर भूल जाए तो ये डिराइव कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमने अभी पढ़ा कि सॉलिड शाफ्ट के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला था। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया था हमारा 16 इंटू टी अपन पाई डी क्यूब। अभी अपनी ये दोनों इक्वेशन है, तो जनरली क्वेश्चन ऐसा ही आता है एंड सम में भी और गेट में भी ऐसा ही आता है कि एक मतलब यूज़ होता रहता है क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूलेस का। तो ये मतलब साथ में यूज़ होता है। इसमें हम एक क्या करते हैं कि एक फार्मूला अप्लाई करके पहले तो कोई एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, फिर दूसरे में पुट करते हैं। तो जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन में पहले तो अपना ये पावर वाला फार्मूला करके टॉर्सन निकालते हैं, फिर टॉर्सन इस फार्मूले में पुट करके अपना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब जैसे कि मैंने देखा है अपने एंड समय भी, फिर डायमीटर हमको निकालना पड़ता है, जैसे ऐसे डायमीटर निकाल सकते हैं पुट करके। और बाकी तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये तो मैंने सॉलिड के लिए लिखा ना, सॉलिड के केस में, वैसे हॉलो के केस में भी यूज़ मतलब हो जाता है। तो अब लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। यहाँ पे अब ये लास्ट चीज़ बस पढ़ लेते हैं एक बार। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्ट हमको पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन में पूछा होता है कि टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल स्टिफनेस एंड टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, इनके जैसी टर्म्स आ जाती हैं, तो इनका मतलब फॉर्मूला क्या होता है तो ये देख लें। तो टॉर्सनल रिजिडिटी होता है अपना जी इंटू जे, टॉर्सनल रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट लेंथ ऑफ शाफ्ट। टॉर्सनल स्टिफनेस का फॉर्मूला और टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी उसका अपोजिट हो जाता है। और इसी तरह से अपना जब अपना जो एक्सियल स्ट्रेस लग रहा हो, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस वाले केस में या बेंडिंग मोमेंट के केस में, उसकी जगह वहाँ पे ई होता है अपना एक्सियल रिजिडिटी, ई ए अपॉन एल होता है एक्सियल स्टिफनेस, एंड एल ये एल है, एल अपॉन ई ए होता है एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ठीक है, ये अपना टॉर्सन कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टॉर्सन के स्पेशल केसेस देखेंगे फिर।